हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश की कि मैं फॉरेक्स की हर वो चीज़ आपको सिखाऊं जिससे आपका प्रॉफिट पे जो आपके रिलेशन प्रॉफिट के साथ है उस पे जो चीज़ें असरअंदाज हों। मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है चीज़ें आपको सिखाना, फिर हम एडवांस पे गए। स्टार्ट में मैंने आपको जब एनालिसिस के बारे में बेसिक क्लास दी थी तो बताया था कि मार्केट में दो तरीके से एनालिसिस होते हैं, टेक्निकली और फंडामेंटली। टेक्निकली एनालिसिस वो होते हैं जो मैं आपसे कंटिन्यूस कर रही हूँ, जिसमें हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेवल्स कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजीज कर रहे होते हैं। पर जब बात आती है फंडामेंटल एनालिसिस की तो उसमें इंक्लूड्स हो जाती हैं न्यूज़। और जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पर ट्रेड करते हैं वो न्यूज़ के इम्पैक्ट की बेस पर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं पॉज लेके ये बात बोलूँगी कि न्यू ट्रेडर्स को मैं स्टिल बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो न्यूज़ की बेस पर ट्रेड लें, बल्कि उनके लिए मैं ये रिकमेंडेशन दूंगी कि वो न्यूज़ के टाइम से आधे घंटे पहले और न्यूज़ के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे तक कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि उस वक्त स्प्रेड बहुत हाई होता है और ब्रोकर जो है वो अपना वहाँ न्यूज़ के टाइम पे बहुत फ़ायदा लेता है और नेगेटिव स्लिपेज दे के अक्सर एसएल हिट करता है आपके ज़बरदस्ती। तो मैं आपका बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपका एसएल हिट हो, तो आपको बिल्कुल भी न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी है। जो बात है लर्निंग की, तो लर्निंग हर चीज़ की ज़रूरी होती है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग फैक्टर है कि जब आप किसी चीज़ में आए हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज़ सब पता हो, ताकि कभी भी कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जो आप मिस कर जाएं। तो इसी वजह से आज का लेक्चर जो होगा या आज की जो वीडियो है वो फंडामेंटल एनालिसिस पर है, क्योंकि हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें टेक्निकल एनालिसिस को पॉज देके आज फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना होगा, ताकि हम उस पैटर्न उस वे में कहीं पीछे ना रह जाएं। चलें जी, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक ओवरव्यू हमने आपको फंडामेंटल एनालिसिस का दे दिया। अब वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हर मंथ आपकी न्यूज़ेस आती हैं, उन न्यूज़ेस को हम डिफरेंट वेबसाइट पे देखते हैं। इस वक्त मैंने आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट का कैलेंडर खोला हुआ है। इधर हाई, मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ की टाइमिंग्स, डेट और उनके टाइमिंग्स मेंशन होते हैं कि ये किस टाइम पर आएंगी और ये कितने इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। इन सब की डिटेल हमारे पास जो है इस वेबसाइट पे होती है। इसमें सिर्फ आपको किसी एक कंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि आप देख सकते हैं कि इसमें जेपीवाई, यूरो, एनजेडी यानी जितनी भी फॉरेक्स में आपकी करेंसीज इन्वॉल्व हैं उन सब की न्यूज़ेस, आप उन कंट्रीज़ की न्यूज़ेस, उनके हॉलीडेज सब इसमें उनके टाइमिंग्स के हिसाब से मेंशन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब मंथ स्टार्ट होता है, जैसे आज है 2 मई, अब आज स्टार्टिंग के मंथ में बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं। अब हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये दिस वीक लिखा हुआ है, इस पे हम जाएं और हम सिर्फ 2 मई की सिलेक्ट कर लें। सही है। और ये हमारे पास आ गई 2 मई की न्यूज़ेस, आज की तारीख की न्यूज़। अब इसमें हम इम्पैक्ट वाली जो रेड है वो हाई इम्पैक्ट होती है, जो येलो है वो लो इम्पैक्ट होती है, और जो ऑरेंज है आज कोई भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, वरना जो ऑरेंज कलर होता है वो होती है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, यानी उसका इम्पैक्ट इतना। ज़्यादातर हम जो घबराते हैं या जिन पे हमें फोकस करना होता है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे करना होता है। आज मैं आपको जिस न्यूज़ की डिटेल समझाऊंगी या उसे रीड करना समझाऊंगी वो है एनएफपी न्यूज़। एनएफपी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उसका मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। और एनएफपी न्यूज़ आती है फ्राइडे को, तो कल है फ्राइडे, और हम अगर फ्राइडे में आए तो ये 5:30 बजे ये 3 जो न्यूज़ेस आ रही हैं, एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों न्यूज़ एनएफपी की होती हैं और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इस न्यूज़ को
रीड करना सीखेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि मार्केट में कैसे आता है। अच्छा ट्रेडर्स, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो NFP या कोई भी न्यूज़ होती हैं हम उनको खुद से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं। हमें ना हम उस मुल्क में रहते हैं जो हम एनालाइज करें कि वो मुल्क की माशियत कैसी है। हम हेल्प लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, न्यूज़ पर पढ़ के हेल्प लेते हैं कि उनकी इकनॉमी में क्या हो रहा है और उसके मार्केट पे क्या असर आएंगे। तो यहाँ पे जो इस वक्त मैंने खोली हुई है वो फॉरेक्स फैक्ट्री खोली हुई है। अब जो ये डाटा है मई का, ये बात आप याद रखेगा कि मई का डाटा जो है उसमें आपके पास जो डाटा रिलीज होगा, यानी कल जो न्यूज़ आएगी और जो ये डाटा आएगा ये होगा अप्रैल का डाटा। मई के मंथ में आ रहा है अप्रैल का डाटा। इसी तरह जो जून की न्यूज़ आएंगी तो उसमें आपके पास जो डाटा आ रहा होगा वो मई का डाटा आ रहा होगा। मतलब कि जो डाटा हमारे पास रिलीज हो रहा होता है वो प्रीवियस मंथ का डाटा रिलीज हो रहा होता है, करंट मंथ का नहीं होता। अब NFP के डाटा में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: एवरेज आर्ली, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं: एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एवरेज आर्ली अर्निंग का मतलब ये है कि डेली वेजेस या लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो एक घंटे में उनका अर्निंग रेशो क्या होता है। ये डाटा उनके बारे में होता है जो डेली वेजेस या लेबर वर्कर होते हैं कि उनका पर आवर जो है अर्निंग रेशो क्या है। सेकंड नंबर पर एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है, मतलब कि एक मंथ में कितनी जॉब्स ऐड हुई हैं या कितनी जॉब्स कम हुई हैं, कितने लोगों ने इन किया है मार्केट में जॉब्स में और कितने लोग मार्केट से आउट हुए हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि मुल्क में कितने लोग बेरोजगार हैं, इसका क्या रेशो है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनकी बेस पर डॉलर का स्ट्रॉन्ग या वीक होने का डिपेंड करता है। अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। ये जो डाटा है ये प्रीवियस मंथ का होता है और ये जो है वो फोरकास्ट का होता है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एवरेज आर्ली अर्निंग में फोरकास्ट की हुई है कि 0.3 था और परसेंट और 0.3 रहेगा, यानी जो अर्निंग है वो सेम है, चेंज नहीं होगी पिछले मंथ से। उसके बाद ये जो है उसके बाद ये कह रहे हैं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के कितनी जॉब्स कितने लोग आए हैं, कितने लोग आउट हुए हैं। वो है कि पहले 303 थे, अब ये 1000 में फिगर है, अब 238 हुआ है, यानी कम हुआ है। तो और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.8 था और वो स्टिल 3.8 ही ये फोरकास्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ से दो चीज़ें सेम हैं और एक चीज़ कम हुई है। तो यहाँ ये जो है, अब मैं जो एनालिसिस सोच रही हूँ ये कि मिक्स डेटा है, क्योंकि अगर जॉब्स कम हो रही हैं तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जॉब्स कम होने का मतलब है कि लोग मार्केट में ज़्यादा काम नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ना चाहिए था, पर वो इसकी फोरकास्ट सेम कर रहे हैं। तो ये इस तरह के डाटा में ये मिक्स डाटा हो जाता है। ठीक है कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है, बाकी दो चीज़ें होती हैं। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी जा रही होती है, एक हलचल होती है और फिर बीच में छोटी सी एक वो बॉडी बना देती है और विक्स ऊपर की तरफ भी तेज़ होती है और नीचे की तरफ भी तेज़ होती है। वो जब इस तरह का डाटा होता है, मिक्स डाटा, तो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं कि मार्केट समझ नहीं पा रही होती और वो दोनों तरफ से एसएल हंटिंग हो रही होती है। लोग समझ रहे होते हैं, बाय वाले समझ रहे होते हैं बाय में जाएगा तो सेल में जा रहा होता है, सेल वाले सेल की एंट्री लेते हैं तो बाय में भी चला जाता है। तो इतनी तेज़ी से वो चेंजेस आ रही होती है, वो मिक्स डाटा की वजह से आती है, जैसा कि अभी फोरकास्ट में शो हो रहा है।
अब मैं आपको इस डाटा को मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि आप खुद सोचें, जब मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपका बढ़ रहा है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा स्पेंड करने के लिए, तो इसका मईशत पे या इकनॉमी पे क्या असर होगा? जाहिर सी बात है, मईशत मुल्क की, किसी भी मुल्क की इकनॉमी वीक होगी अगर वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है तो वो आपकी इकनॉमी के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कितनी जॉब्स ऐड हुई हैं एक मंथ में। तो अगर ज़्यादा जॉब्स ऐड होंगी पिछले महीने से तो इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, तो ये एक इकनॉमी के लिए अच्छा होगा। पर जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है कि जॉब्स कम हुई हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे इम्पैक्ट आना चाहिए था आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी, कि इकनॉमी क्योंकि वीक हो रही है आपकी ज़्यादा जॉब्स ऐड नहीं हुई हैं, ज़्यादा लोग नौकरी पेशा नहीं होंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी इकनॉमी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। फिर सेम यही बात आएगी कि जब ज़्यादा जॉब्स ऐड होंगी या ज़्यादा जो है लोग वर्कर होंगे, कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो आपकी जो पर घंटा जो आपका रेट है वो बढ़ेगा, तो आपकी इकनॉमी के लिए अच्छा होगा। अगर वो कम हो रहा है तो आपकी इकनॉमी वीक हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इकनॉमी मजबूत होगी तो मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर इकोनॉमी वीक होगी तो मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह के जो पेयर्स होंगे यूरो यूएसडी, जिनमें यूएसडी बाद में आ रहा है, यूरो जीबीपी, इस तरह के जो पेयर्स हैं, गोल्ड और उसका ले लें XAU यूएसडी, तो अगर जिनमें यूएसडी बाद में आ रहा है उनमें अगर मार्केट इकोनॉमी उनकी मजबूत होगी, अगर डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि ये डॉलर की न्यूज़ है, तो मार्केट सेल में जाएगी। और इसी तरीके से अगर जब मार्केट यहाँ पे जिनमें यूएसडी बाद में आ रहा है सेल में जा रही है, तो यूएसडी JPY, यूएसडी कैट, जिनमें यूएसडी पहले आ रहा है वो किस में जाएंगी? बाय में जाएंगी। अगर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर मार्केट में डॉलर मजबूत होगा तो मार्केट सेल में जाएगी, यूरो यूएसडी, GBP यूएसडी, गोल्ड में सेल में जाएगी, और यूएसडी JPY यूएसडी कैट में बाय में जाएगी। इसी तरह अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो मार्केट यूरो यूएसडी, GBP यूएसडी इन सब में बाय में जाएगी, और यूएसडी JPY यूएसडी कैट इनमें सेल में आएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो फोरकास्ट है, ये हम जैसे लोग नहीं करते, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं, और जो डाटा ये फोरकास्ट कर रहे हैं इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डॉलर मजबूत नहीं होगा, मिक्स रहेगा, ज़्यादा इम्पेक्ट शायद ना आए, और आएगा तो यूरो यूएसडी जो है वो बाय में जाएगा और जो यूएसडी JPY है वो सेल में जाएगा। पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि विक बना के ये छोड़ सकते हैं। अब देखें, जैसा कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो कम हुई है, मतलब कि मार्केट से जॉब कम हुई हैं, तो जॉब कम होने का मतलब कि मार्केट ये के लिए ये अच्छा नहीं होता, इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होता, यानी इकोनॉमी वीक हुई है, तो यूरो यूएसडी में बाय के चांसेस होंगे। अब अगर कल के दिन मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, न्यूज़ आने से पहले, कल 5:30 बजे न्यूज़ आएगी, इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो बहुत इम्पेक्ट होगा मार्केट का कि वो इस लेवल तक आ जाए। अब वो विक बना के आए, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से आए, यहाँ से आए, यूं निकले और इस लेवल को भी टच करे और बीच में छोटी सी बॉडी हो और यहाँ पे भी विको, यहाँ पे भी विको, या क्योंकि बाकी दो डाटा जो हैं वो हमारे जो हैं सेम हैं, उन पे चेंजेस नहीं आ रही, तो मिक्स डाटा भी आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से इस पूरे एरिए को न्यूज़ टाइम में हिट करे कि पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए, और इस तरीके से बायर सेलर्स के एसएल हंट करे या उन्हें कंफ्यूज करे। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, और
सेफ जोन में कोशिश करते हैं कि हम न्यूज़ के वक्त भी सेफ जोन में रहें, सेफ ट्रेडिंग करें। उम्मीद है आपको न्यूज़ पढ़ना एनएफपी की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है समझ में आई होगी, और आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह अगर आप इसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे हम जो न्यूज़ होती हैं उनकी भी बैक टेस्ट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कैलेंडर में किसी भी साल का आप या किसी भी महीने का आप जो है खोल सकते हैं। आप यहाँ पे डेट डालें, रेंज डालें किसी भी टाइम पीरियड की और उसका डाटा खोलें। फिर उसके बाद आप जो चार्ट पर आएँ और फिर उस डेट पर आएँ और आप देखें कि उस टाइम पीरियड पर 5:30 बजे जब वो न्यूज़ आई होगी तो क्या इम्पैक्ट आया था मार्केट में। इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग, जो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ की ज़रूरी होती है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की भी होती है और फंडामेंटल एनालिसिस की भी होती है, और इस तरीके से बैक टेस्टिंग होती है कि आप बार बार डिफरेंट मंथ का एनएफपी का डाटा देखें और फिर जाएं चार्ट पे और उस पर देखें क्या इम्पैक्ट आया, तो आपको रियलाइज़ होगा। मार्केट को पढ़ना आएगा, न्यूज़ को समझना आएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसा डाटा आएगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, और उन्हीं के बेस पे आप आगे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक या अभी वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।